नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं आपका बात। आपके बात की शुरुआत करने से पहले सबसे महत्वपूर्ण सूचना कि चुनाव का घोषणा हो गया है। आज का मुद्दा मेरा यही है कि कैसा हो हमारा घोषणा पत्र। आमतौर पर हम राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र को अपना घोषणा पत्र मानते हैं और उन्हीं के घोषणा पत्र पर घोषित किए हुए मुद्दों से अपने आप को जोड़ते हैं और उन्हीं मुद्दों में अपना मत देने का बात बनाते हैं। लेकिन क्या वो घोषणा पत्र हमारा घोषणा पत्र होता है और क्या उसमें हमारी कोई बात होती है? आज इन्हीं पर चर्चा होगा। उसके पहले आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि कृपया आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस पर मुद्दे वही होती है जो कहीं नहीं होती है। विश्लेषण उन्हीं बातों पर होता है जो आम समाचार चैनलों पर या तो किया नहीं जाता या करने नहीं दिया जाता। मित्रों, उत्तर प्रदेश चुनाव पर चर्चा होगी, बाकी राज्यों के चुनाव पर चर्चा होगी, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज्वलंत विषय है उस पर एक नजर। मित्रों, ओमिक्रॉन का वायरस अब अपने खतरनाक स्टेज पर पहुंचता जा रहा है। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप इधर उधर की कहीं सुनी सुनाई बातों से बेहतर है कि जो लोग चिकित्सीय क्षेत्र में हैं और जिनको चिकित्सीय ज्ञान है, चिकित्सीय विज्ञान की ज्ञान है, आप उन्हीं के बातों को माने और वो सारे कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाएं जो वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने और हमारे कोरोना विशेषज्ञों ने आपको बताया हुआ है। सुनो सरे बातों को ना करें, क्योंकि जान है तो जहान है और संसार के लिए आप एक नंबर हैं, लेकिन अपने परिवार के लिए पूरा संसार है। 5 राज्यों में जिन जिन लोगों को मतदान देने का सौभाग्य प्राप्त होगा या जो लोगों का मतदाता सूची में नाम होगा, वो कृपया जरूर अपना मतदान करें। 1 घंटा ज्यादा टाइम मिला है, लेकिन 1 घंटा ज्यादा टाइम बहुत ही ज्यादा टाइम नहीं होता है, क्योंकि कोरोना प्रोटोकॉल के पालन से समय बड़ा कम मिलेगा। उतने % लोग मताधिकार नहीं दे पाएंगे जितने अमेजन आमतौर पर देते हैं। उसमें भी अगर आप लेट करेंगे, विलंब करेंगे, तो आप अपना मताधिकार से वंचित रह जाएंगे। इसलिए आप चुनाव में भाग लें, सिर्फ मतदान में, चुनावी भाषणों में, चुनावी कार्यक्रम में और चुनावी रैलियों में कृपया भाग ना लें। हालांकि चुनाव आयोग ने वर्चुअल रैली को ही इजाजत दी है और फिजिकल रैली पर रोक लगाई है, लेकिन हमारे राजनीतिक दल अगर चुनाव आयोग के बात को अक्षरशः मान ले तो फिर वो भारत के राजनीतिक दल कहलाने के हैसियत ही खो देंगे। इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो लोग वो सब बातें करेंगे जो आपके मतलब की होगी, क्योंकि हमारे चुनाव में लगे हुए लोग अपने मतलब की बात करते हैं। इसीलिए आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप मताधिकार का प्रयोग जरूर करें अगर आपका नाम आपके चुनाव क्षेत्र में पड़ता है तो, और जहां जहां चुनाव है। लेकिन आप अपने शरीर का ध्यान, अपने स्वास्थ्य का ध्यान और कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर का ध्यान जरूर रखें। अब मेरा मुद्दा है जो मैंने आप हेडिंग डाला है कि चुनाव घोषणा पत्र हमारा कैसा हो। मित्रों, सबसे पहले तो मेरा मानना है कि जो चुनाव घोषणा पत्र हमारे राजनीतिक दल घोषित करते हैं उसका कोई मतलब उन चुनाव में भाग लेने वाले राजनीतिक दल के लिए ही नहीं होता है। मतलब चुनाव में लिखी हुई बातों को, घोषणा पत्र में लिखी हुई बातों को हमारे चुनाव में भाग ले रहे राजनीतिक दल ही बहुत सीरियस नहीं लेते और हमें तो पता ही नहीं होता कि हमारे किस राजनीतिक दल का कौन सा घोषणा पत्र है। बहुत सारे राजनीतिक दल तो घोषणा पत्र चुनाव के आगे चरण हो जाने के बाद जारी करती है, चुनाव के 1 दिन पहले जारी करती है, तो उसका क्या मतलब होगा, कहां तक लोग पढ़ पाएंगे और कहां तक लोग जान पाएंगे। इसलिए चुनाव घोषणा पत्र का कोई बहुत रेलेवेंट है नहीं, लेकिन हम तो रेलेवेंट बनाने का प्रयास करेंगे। हम तो चाहेंगे कि चुनाव घोषणा पत्र में चुनावी घोषणा का महत्व बना रहे और वो महत्वपूर्ण मुद्दे उसमें एड्रेस हो। आज से चुनाव में मैं किसी पार्टी की बात, किसी राजनीतिक दल की बात
कोई नेता की बात नहीं करूंगा जब तक चुनाव खत्म न हो जाए। मतलब 10 मार्च तक आम जन की बात होगी, आम मुद्दे की बात होगी। और चुनाव में क्या ये घोषणा पत्र में नहीं होना चाहिए, क्या चुनाव में इस बात पर मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए, इसी बात पर जन जागरण होगा। आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि कृपया आप भी अपने मतलब से, अपने समझ से और अपने बेहतरी के लिए कोई मुद्दा हो तो अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसको रखिए या हमें लिख भेजिए, हम उसको उठाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि चुनाव में और वर्चुअल ही विज्ञापन और वर्चुअल ही प्रचार होगा, मतलब आप भी एक प्रचार के हिस्सा है और आप भी एक प्रचार करता है। इसीलिए आप अपने अपने सोशल मीडिया पर अगर कोई चुनाव का मांग करते हैं, कोई घोषणा करते हैं, कोई इसी मुद्दे को उठाते हैं, तो वो चुनाव में लगे हुए लोग उसको जरूर देखेंगे, जरूर एड्रेस करेंगे, क्योंकि उन सब लोगों की नजर अब सोशल मीडिया पर भी होगी। आम चुनाव की तरह से नहीं कि आप अपने घर में बात कर रहे हैं कि यार तेल का रेट कम होना चाहिए, खाद सुगमता से होना चाहिए, पढ़ाई ठीक होना चाहिए, और कोई सुन ही नहीं रहा है। अब की बार चाहे और फॉर्चुनेट कोरोना के एक वजह से ही हो, लेकिन ये तो जरूर है कि अब की बार इस विषय पर गंभीरता से विचार होगा, क्योंकि अब ऑप्शंस आपके पास, राजनीतिक दलों के पास बहुत ज्यादा नहीं रह गया है। मित्रों, मैं कुछ मुद्दों पर आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। सबसे पहले एक जो ज्वलंत विषय है, वो चाहे राज्य सरकार की हो, केंद्र सरकार की हो, वो दोनों सरकारें उसमें कुछ नहीं कर रही हैं और देश का आम जन उसमें पिस रहा है। वो मुद्दा है स्कूल फीस का अनाप शनाप बढ़ना और स्कूल में लगने वाले फीस को बेलगाम और बेमतलब का बढ़ाए रखना और बनाए रखना। मित्रों, दुर्भाग्य से ही सही पिछले 1-2 साल से कोरोना के वजह से क्लासेस बंद है। मार्किंग के हिसाब से बच्चों को पास किया गया, मतलब उनके पिछले 2 साल के पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए उनको नंबर दिया गया, मतलब परीक्षा देने के भी उनको जरूरत नहीं पड़ी। विद्यालय में ना तो विद्यालय का बिजली लगाना, विद्यालय का टेंट लगाना, जो विद्यालय में चपरासी का खर्चा लगाना, विद्यालय में शिक्षक का खर्चा लगाना, कलर का खर्चा लगाना, सिक्योरिटी का खर्चा लगाना, बस का भाड़ा लगा, मतलब विद्यालय का एक पाई का कोई खर्चा नहीं हुआ। उसके बाद भी विद्यार्थियों से पूरा फीस वसूला गया। ऐसा क्यों? फीस में कुछ पार्ट्स है, ट्यूशन फी, डेवलपमेंट फी। जब 2 साल में किसी तरह का विद्यालय में डेवलपमेंट ही नहीं हुआ तो उस फीस को वसूलने का क्या मतलब है? मैं आज अपना एक मुद्दा रख रहा हूं, मैं एक ही मुद्दा रोज रखूंगा, एक दिन में एक मुद्दे पर चर्चा होगा। मैं आपसे अपने लिए आपका आशीर्वाद चाहूंगा। अगर आपको लगता है कि मेरा मुद्दा रेलेवेंट है तो कृपया मुझे अपना आशीर्वाद दीजिएगा और अपने माध्यम से मेरे बातों को सरकारों तक पहुंचाने का प्रयास करिएगा। सवाल एक बार फिर से आदरणीय प्रेमनाथ द्विवेदी जी को सादर प्रणाम। सवाल एक बार पुनः दोहराता हूं। सवाल यह है कि कोरोना काल में सारे स्कूल कॉलेजेस बंद है, पढ़ाई लिखाई बंद है, यहां तक कि परीक्षा भी बंद था। परीक्षा में पिछले नंबरों के मूल्यांकन के हिसाब से उनको नंबर दिया गया और बच्चों को अनाप शनाप तरीके से पास किया गया। मतलब पिछले साल 2 साल से, मेरे ख्याल से 2020 मार्च 2020 से लेकर के और अब ये जनवरी 2022 तक तो स्कूल खुला नहीं, एक भी दिन, कोई दिन कॉलेज चला नहीं। तो आपके क्या क्या स्कूल वालों को बचे? अध्यापक का तनख्वाह बचा, विद्यालय का डे टू डे का खर्चा बचा, बिजली का बिल बचा, चपरासी का खर्चा बचा, और भी बहुत सारे जो विद्यालय को चलाने में खर्चे लगते हैं वो सारे खर्चे बचे। लेकिन विद्यार्थी से फीस वसूलने में आपने कोई 1 रुपया का भी छूट नहीं दिया। कोरोना काल में विद्यार्थियों के गार्जियन के नौकरी छूट गए हैं, कितने लोग भूखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं, कितने लोगों ने आत्महत्या करने को ठान लिया है और कितने लोग अपना सब कुछ बेच बाच करके आगे चल रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी फीस में आपने 1 रुपया की कटौती नहीं की। कुछ लोगों ने मेरे को आज फोन किया था कि भाई राकेश परमार, आप तो सोशल मीडिया पर बड़ा सक्रिय रहते हैं और बहुत ज्यादा बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, एक बात मेरा रखिए। मैंने बोला कि बोलिए।
तो उन्होंने बोला कि मेरे बच्चे का एक दिन फीस लेट हुआ, चूंकि मेरे पास तनख्वाह, मेरी नौकरी छूट गई है, तो पैसा का इंतजाम करने में मेरे को समय लग गया, तो एक दिन बंद हुआ था। ऑनलाइन वाला जो लिंक था वो उसी दिन बंद हो गया जिस दिन मेरा फीस पूरा हुआ। मतलब जिस तरह से आप मोबाइल प्रीपेड चार्ज कराते हैं तो जितना दिन का रिचार्ज आपका है उसका अगले दिन आउटगोइंग बंद हो जाएगा, उसी तरह से उसका बंद हो रहा है। बोला जी घर से लिंक भेज रहा है, वो कोई मास्टर नहीं पढ़ा रहा है, वो लिंक एक विद्यार्थी के पास भी जा रहा है, 100 विद्यार्थी के पास जा रहा है, 1 लाख विद्यार्थी के पास जा रहा है। मतलब उसमें विद्यालय का कोई खर्चा नहीं है। एक लिंक तैयार किया और लिंक तैयार करके डाल दिया, बच्चे उसको लिंक को डाउनलोड करके पढ़ते हैं और फीस बराबर देते हैं। तो क्या ये अनाप शनाप लूट नहीं है? हमने बोला कि आपने क्यों नहीं किया, तो मैं कुछ विद्यालय वालों से बात भी किया, वो जो गूगल पर कुछ नंबर्स देखे गए, तो उन्होंने बड़ा बेबाकी से या बेशर्मी से कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाइए, हाई कोर्ट में चले जाइए, आपने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और जनप्रतिनिधि का जाइए ना भाई, बात उठाइए, आप एक अकेले चिल्ला के क्या करेंगे? उनकी बात में दम था, क्योंकि अदालत में भी निर्णय हुआ था, तो फीस पर किसी तरह के अदालत ने कंसेशन नहीं दिया था। मतलब विद्वान न्यायाधीश की विद्वता को चैलेंज करो, इतनी मेरी औकात नहीं है। लेकिन क्या विद्वान न्यायाधीश को ये नहीं लगा कि कोरोना के पेंडेमिक में, इस महामारी में लोगों का रोजगार खतरे में पड़ गया है, कितने लोगों को खत्म हो गया है, नौकरी चाकरी नहीं है, जो बिजनेस वाले लोग हैं उनका बिजनेस नहीं चल रहा है, मतलब हर तरह से महामारी है और फीस बेशुमारी है। इस बात को चुनाव घोषणा पत्र में शामिल किया जाए कि नहीं, ये चुनाव घोषणा पत्र के लायक मुद्दा है कि नहीं? हमारा मांग यही है कि एक दिन एक विषय को चुनाव घोषणा पत्र में शामिल मैं अपने तरफ से करूंगा, और आपसे चाहूंगा कि आप भी अपना घोषणा पत्र बताइए कि आपका क्या है। आदरणीय प्रेमनाथ द्विवेदी जी ऐसा बुद्धिजीवी, समाज सेवी और प्रखर समाज के एक वक्ता हमारे साथ है। मेरा सौभाग्य है कि आदरणीय प्रेमनाथ द्विवेदी जी जैसा आदमी अपना बात वीडियो बना करके दे, या आप तो मेरे को अपना आशीर्वाद देते हैं, मेरे वीडियो को शेयर करते हैं, आपके माध्यम से कई लोगों को पहुंचता है। मैं चाहूंगा कि कम से कम आप लिख करके भी बताएं नीचे कि भाई ये वाला मुद्दा हो सकता है, आज नहीं बताएं, 10 मार्च तक यही चलेगा, क्योंकि 7 मार्च तक अब किसी राजनीतिक दल के विषय में बोलना, किसी राजनीतिक पार्टी के पक्ष में बोलना उचित नहीं रहेगा, क्योंकि अब वर्चुअल चुनाव रैली होगी तो हम भी वर्चुअल में पार्टी के मेंबर बन जाने जैसी बात करेंगे, और हम तटस्थ हैं और हम निष्पक्ष हैं। तो हम भारत के नागरिक हैं और भारत की बात बताते हैं, उत्तर प्रदेश के मतदाता है और उत्तर प्रदेश के बेहतरी की बात बताते हैं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि हमारा घोषणा पत्र क्या हो, इस विषय पर जरूर चर्चा हो। जैसे आज का मेरा मुद्दा है, एक मुद्दा एक दिन में उठाऊंगा, क्योंकि 4-5 मुद्दे से घालमेल हो जाएगा। एक मुद्दा दिन भर चर्चा हो, फिर कल कोई और मुद्दा होगा। आज का मुद्दा मैं उठा रहा हूं कि क्या सरकारों को विद्यालय में बंद होने के बाद भी पूरी फीस लेने की नैतिक अधिकार है? जब विद्यालय चल रहा था तो आपके ऊपर खर्चा था, आपको बिल्डिंग के रखरखाव में खर्चा करना था, पंखे बिजली का खर्चा करना था, टाट पेंट का खर्च करना था, आने जाने का खर्च करना था, टीचरों को घर से यहाँ तक आने में कुछ खर्च था, और भी कई विद्यालय चलाने में खर्चे होते हैं। उस तरह का खर्च था। अब तो करीब 2 साल से विद्यालय बिल्कुल बंद है, ताला लगा हुआ है, तो ताला लटकने में क्या खर्च है आपका? और अगर कुछ खर्च है भी तो वो विद्यार्थी जो 30 दिन तक स्कूल जा करके जितना रुपया दे रहा है, वो 30 दिन तक अपने घर बैठ करके भी उतना रुपया दे जाए, ये नैतिक जिम्मेवारी है क्या? आप विद्यालय में सिर्फ शिक्षा नहीं देते, बच्चों को नैतिकता का पाठ भी पढ़ाते हैं, तो आपके द्वारा पढ़ा हुआ लड़का क्या नैतिकता सीखेगा? आपसे पढ़ा हुआ लड़का कल IAS बनेगा, IPS बनेगा, PCS बनेगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा। मान लो कोई आदमी कलेक्टर बन जाएगा, कोई जज बनेगा, तो उसके सामने अगर कोई निर्णय लेने आएगा तो उसको अपना बचपना याद रहेगा कि भाई हम पढ़ाई के टाइम में कुमार सरकार जी को साधुप्रणाम, सत्यप्रभ भारत और समाचार मैगजीन और सत्यप्रभ भारत न्यूज चैनल के पोर्टल चलाते हैं आप, और बड़े ही प्रखर प्रवक्ता है समाज के। कुमार सरकार साहब से भी मैं आग्रह करूंगा कि आप भी अपने चैनल पर चुनाव घोषणा पत्र पर जरूर डिस्कशन कराएं। आपका बड़ा व्यापक और बृहद पैनल होता है, उस पर व्यापक चर्चा होती है, बड़ा बुद्धिजीवियों का जमवाड़ा होता है आप पर। मैं चाहूंगा कि आप भी चुनाव यूट्यूब पर लाइव आए,
जी बिल्कुल, मैं YouTube पर ही लाइव आ रहा था, लेकिन हमारे फेसबुक वाले मित्रों ने कहा कि YouTube पर अपलोड कर देना, लाइव ना आना। लेकिन आप ही ने कहा था मेरे को YouTube पर आने के लिए, मैं YouTube पर ही आने के लिए कह रहा था। लेकिन आपका सजेशन को सुनूंगा और फेसबुक पर अलग टाइम और यूट्यूब पर अलग टाइम ऐसा कुछ बनाएंगे, जरूर यूट्यूब पर आएंगे। आपके आदेश को मैं दरकिनार नहीं कर सकता। लेकिन मेरा आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि जैसा मेरा मुद्दा रहेगा, अब ये 7 मार्च तक यही चलेगा कि चुनाव घोषणा पत्र राजनीतिक दल का हो, उसमें क्या हमारा चुनावी घोषणा हो, इस विषय के समावेश करने पर चर्चा करेंगे। मतलब हम किस मुद्दे को हाईलाइट करना चाहते हैं, किस मुद्दे के सहारे हम वोट देना चाहते हैं, सरकार से हम क्या मांग करते हैं, राजनीतिक दलों से हम क्या अपेक्षा करते हैं, इस विषय के एक विषय को रोज उठा होगा। आज का विषय है विद्यालय में फीस क्यों, और क्यों तो फिर उतनी क्यों। आज इस विषय पर है। अब मैं चाहूंगा कि वाद विवाद इस पर हो और इस पर तर्क वितर्क हो। और ये वीडियो चूंकि अब ये जितना चुनाव भर का वीडियो होगा, वो सारा वीडियो मैं राजनीतिक दलों को टैग करूंगा, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को टैग करूंगा, कंसर्न अधिकारी को टैग करूंगा। जैसे ये वीडियो जैसे मैं अपलोड करूंगा तो ये वीडियो टैग होगा शिक्षा विभाग को, मुख्यमंत्री को, शिक्षा मंत्री को और प्रधानमंत्री को, और प्रधानमंत्री के मतलब HRD मिनिस्ट्री को भी टैग करूंगा और उनसे प्रश्न पूछूंगा। मुझे नहीं लगता कि मेरे प्रश्न का जवाब वो देना चाहेंगे कि नहीं, जब 4, 5, 10 लोग देखेंगे तो। लेकिन अगर यही मांग 1000, 2000, 10,000 लोगों की हो जाएगी तो सरकारें ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगी कि यार राकेश परमार अकेला नहीं है, इसके बाद से हजारों लोगों ने इत्तेफाक रखा है और हजारों लोगों का आशीर्वाद जुड़ा हुआ है। इसके मतलब हमको इस पर विचार करना पड़ेगा। नहीं तो अगर राकेश परमार की बात चुनाव के टाइम में लोगों के दिमाग में बैठ गई कि भाई क्योंकि फीस तो हर आदमी को देना पड़ा है, हर आदमी का बच्चा कहीं ना कहीं पढ़ रहा है देश के किसी न किसी कोने में, और उससे फीस की माफी नहीं हुई और फीस में कंसेशन नहीं हुआ है, तो ये बिल्कुल रिलेट करने वाला मुद्दा है। उसके दिमाग में बैठ जाएगा अगर सरकार को कि यार राकेश परमार का मुद्दा तो बड़ा रिलेट करने वाला है। ये आमतौर पर सामाजिक मुद्दा उठाता है, लेकिन ये मुद्दा भी, क्योंकि देखिए ये मुद्दा ऐसा है कि जो आदमी मेरा वीडियो सुनेगा वो ये जरूर कहेगा यार राकेश तो ठीक करे यार, मेरे बच्चे का भी तो फीस देना ही पड़ा है और बच्चा 2 साल से घर में ही पड़ा हुआ है, स्कूल जा नहीं रहा, फीस पूरा का पूरा जा रहा है। ये जो लूट की छूट विद्यालयों को दी गई है उस पर जरूर आप अपना आपत्ति दर्ज कराएं कि मेरा घोषणा पत्र में इस विषय को भी जोड़ा जाए कि अगर विद्यालय पर नो सर्विस नो पे का प्रोविजन है, कोई आदमी हड़ताल पर चला जाता है, कोई आदमी काम पर नहीं जाता है, तो सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने भी एक दिशा निर्देश दिया है कि नो वर्क नो पे। तो जब नो वर्क पे के संविधान सुप्रीम कोर्ट ने कामगारों को दिया है जो देश की प्रोटेक्शन करते हैं, 30 दिन काम करते हैं, 1 दिन नहीं काम करेंगे तो उससे कोई बहुत बड़ा आपत्ति नहीं आ जाएगा। बट माननीय न्यायालय ने सोचा कि अगर आप काम नहीं करेंगे तो दाम किस बात का। तो इस विषय पर विद्यालयों में बात क्यों नहीं लागू होगी कि नो टीचिंग नो फी। इस विषय पर आप जरूर विचार करिएगा और आप मेरे कमेंट बॉक्स में आइए, मेरे पेज पर आइए और मेरे फेसबुक टैब पर आइए, मेरे यूट्यूब पर आइए, मेरे व्हाट्सएप पे आइए, मेरे सभी सोशल मीडिया पर आइए, मेरे ट्विटर पर आइए और बताइए कि कल किस विषय को उठाया जाए। एक मुद्दा, एक दिन, 7 मार्च तक आपका दिन, आपका मुद्दा, आपका चुनावी घोषणा पत्र। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राकेश परमार एक बार पुनः आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मतदान में जरूर भाग लें, लेकिन चुनाव के सभा में भाग ना लें, क्योंकि कोरोना गया नहीं है, उसका ओमिक्रॉन एक बहुत भारी और बहुत खतरनाक रूप में आया हुआ है। अगर प्रेम दीदी जी ने मुझे मार्गदर्शन दिया है, एक तो उनको सादर प्रणाम करते हुए उनका बात पढ़ता हूं। आपने लिखा है कि विद्यालय नियमित नहीं चलने की स्थिति में फीस में कम से कम 50% कटौती होनी चाहिए। अगर प्रेमनंद दीदी जी, मैं इसी मुद्दे पर यही तो कह रहा हूँ कि एक मुद्दा रोज उठेगा। आपने 50% कहा, ठीक बात है। मैं वो कैपेबल आदमी नहीं हूँ कि मैं तो कहता हूँ 100% की छूट हो, क्योंकि जब पढ़ाई ही नहीं हुई। अगर प्रेमनंद दीदी जी, आप तो फौज में रहे हैं, आप तो अभी खैर एक और भी बढ़िया सेवा में सेवारत हैं। देश में सर्वोच्च न्यायालय का बड़ा सम्मान है और सर्वोच्च न्यायालय का एक रूलिंग है, ऑर्डर है कि नो पे नो वर्क नो पे। अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपको तनख्वाह नहीं मिलेगा। आप अभी जिस निजी प्रतिष्ठान में काम करते हैं, आप ड्यूटी पर मत जाइए, आपको तनख्वाह नहीं मिलेगा। और जो 2 दिन का CL और सिक लीव वाला है वो मिलेगा, बाकी आप काम पर नहीं जाएंगे तो आपको तनख्वाह नहीं मिलेगा। यही चीज विद्यालयों में क्यों नहीं?
विद्यालय में जब कोई नहीं गया तो उस किस बात का फी और किस बात का उनको फी, इस विषय पर उठाए हैं। आदरणीय प्रेमचंद द्विवेदी जी, मैं चाहूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में कल का मुद्दा भी बताएं कि कल किस मुद्दे को उठाया जाए, क्योंकि चुनाव तक हम किसी राजनीतिक दल की तारीफ और शिकायत करेंगे तो हम पार्ट बनेंगे, फिर हमारी निष्पक्षता संदिग्ध हो जाएगी, जो मेरा तटस्था है वो संदिग्ध हो जाएगी। लोग कहेंगे कि मैं भाजपा की तरफ से बोल रहा हूँ, कांग्रेस की तरफ से बोल रहा हूँ, सपा की तरफ से, भाजपा की तरफ से बोल रहा हूँ। लेकिन आदरणीय प्रेमचंद द्विवेदी जी, आप तो मेरे को अपना आशीर्वाद बहुत दिनों से देते आए हैं। मैं देश के लिए बोलता हूँ, प्रदेश के लिए बोलता हूँ, मैं किसी राजनीतिक दल के लिए नहीं बोलता। इसीलिए 7 मार्च तक तो मैं सिर्फ आपके लिए बात करूंगा कि हमारा मुद्दा क्या हो, चुनाव में किस विषय पर बात हो, और चुनाव पर चुनावी घोषणा पत्र में क्या क्या चीज ऐड होना हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राकेश परमार एक बार पुनः आपको सादर प्रणाम करता हूँ। मतदान में भाग जरूर लीजिए, लेकिन कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ, उसके प्रोटेक्शन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। हमारा चुनाव, हमारा संकल्प।